वेलकम टू आवर चैनल एपीज स्टडी मटेरियल। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान 6 डिस्कस कर रहे हैं कि उसको कैसे बनाएंगे। तो फिर हम ध्यान देंगे, हमने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा है दिनांक, जो भी डेट होगी वो यहाँ लिखेंगे। विषय, जो भी हमारा विषय होगा उसको यहाँ लिखेंगे। इतिहास, प्रकरण डालेंगे, जो भी टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमारा आज का टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे और जो भी टॉपिक होगा उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर हम राइट हैंड साइड पे डालेंगे क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है तो यहाँ पे कक्षा 8 डालेंगे। फिर चक्र, पीरियड जो भी होगा वो डालेंगे। अवधि 30 मिनट्स या फिर जो भी आपके कॉलेज में बताई गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हम यहाँ पे लिख देंगे, कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं और अगर वो नहीं देते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सामान्य उद्देश्य के बाद आ जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ध्यान देंगे आप, ज्ञानात्मक उद्देश्य आएगा पहले, उसमें हमने लिखा है छात्रों को यह ज्ञान प्राप्त होगा कि किस प्रकार यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ और किस प्रकार समाज का दृष्टिकोण बदला। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में भी हमने देखिए, ध्यान दीजिए, लिखा है छात्रों को यह यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन अगर सरल हो तो किस प्रकार यह मानव का कल्याण करती है। तो यहाँ पे हमने अपना टॉपिक लिखा हुआ है। फिर आ जाता है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। उसके बाद आ जाता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हम अपने टीचिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। मार्कर, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, रोलर बोर्ड आदि जो भी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान, कि अगर जो भी हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों का उसका पूर्व ज्ञान है या नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छात्र यूरोपीय शक्तियों के बारे में पूर्व ज्ञान रखते होंगे। पूर्व ज्ञान रखते होंगे, इसी के आधार पे हम क्या बनाते हैं, अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन प्लान का होता है ये, जो भी हमारा होगा उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होगा। उसमें हम सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया। और ध्यान देंगे जो भी हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में बनते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा उसके आंसर जो निकला है उसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनेगा और उसका जो आंसर होगा उसी से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। तो ऐसे होगा ये। और कहीं कहीं कॉलेज में 5 बनवाए जाते हैं, कहीं पे 4, तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। हमारे में 3 बनवाए गए थे तो हमने 3 बनाए हैं। तो हम देखेंगे, हमने पहला क्वेश्चन बनाया है भारत देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो हम लिखेंगे, बच्चे उत्तर देंगे भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। उसके बाद हमने एशिया से ही दूसरा क्वेश्चन बनाया है, एशिया से जुड़ा हुआ कौन सा महाद्वीप है। बच्चे उत्तर देंगे एशिया से जुड़ा हुआ महाद्वीप यूरोप है। अब हमने यहाँ यूरोप से दूसरा क्वेश्चन बना लिया है, यूरोपीय लोग भारत में सर्वप्रथम किस उद्देश्य से आए थे। तो ये बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे, उनका प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम इसका उद्देश्य कथन देंगे कि यूरोपीय लोग भारत में सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से आए थे। आज हम लोग यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारत में आगमन नामक पाठ का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा शिक्षण बिंदु, ठीक है। हिस्ट्री के लेसन प्लान में 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं, तो हम वो देखेंगे कैसे बनाएंगे। पहले शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे व्यापारिक मार्ग, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे पहला, यूरोप के लोगों ने भारत में किस उद्देश्य से आना प्रारंभ किया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे भारत और यूरोप के मध्य आने जाने के लिए उस समय कितने मार्ग प्रचलित थे। अब ये अस्पष्ट उत्तर होगा बच्चों का, तो हम यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। तो हमने स्पष्टीकरण में देखिए क्या लिखा है, 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। तो ये हमने स्पष्टीकरण दिया। इसके बाद हम दूसरे पेज पे इस तरीके से 4 कॉलम बनाएंगे, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पे जैसे हमने ये पहला क्वेश्चन बनाया था तो बच्चों ने जो आंसर दिया उसको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से। दूसरा जो आंसर दिया अस्पष्ट उत्तर था, इसीलिए हमने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हम यहाँ विधि लिखेंगे, प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि हमने प्रश्न पूछे हैं। और यहाँ पे स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे व्याख्यान विधि, क्योंकि हमने व्याख्यान किया है। सहायक सामग्री में जो भी हमने इस टीचिंग पॉइंट के लिए यूज़ करा है उसको हम यहाँ लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे वास्को डी गामा की पिक्चर लगाई है, ठीक है।
इस तरीके से। फिर आ जाता है हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में जो भी हमने पढ़ा देते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिखना है वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने लिखा है वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारी केंद्र थे। इसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट। दूसरा टीचिंग पॉइंट है हमारा समुद्री मार्ग की खोज। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन बनाया है, समुद्री यात्राओं में दिशाओं का ज्ञान किस यंत्र से होता था? बच्चे इसका उत्तर देंगे। दूसरा है नए समुद्री मार्ग की खोज क्यों आवश्यक हो गई? तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम स्पष्टीकरण कथन यहाँ पे देंगे। ठीक है, हमने लिखा है कस्तूतूनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कस्तूनतूनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसीलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना, कीमती धातु, सोना, चांदी एवं मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। ध्वज, यूरोप में राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो ये हमने स्पष्टीकरण कथन दिया। अब इसके सामने हम सेम वैसे ही 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तो जैसे कि हमने पहला प्रश्न पूछा उसके सामने हमने उसका उत्तर लिखा है कुतुबनुमा, और पहला दूसरा क्वेश्चन था उसके सामने लिखा अस्पष्ट उत्तर। स्पष्टीकरण कथन के सामने लिखा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि और नीचे स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो दूसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ाते समय हमने यूज़ करा है उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये जो भी हमने उसमें था उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। फिर आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में जो भी हमने पढ़ाते टाइम लिखा है उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे हमने लिखा कस्तूतूनिया नगर व्यापार का मुख्य मार्ग था, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। उसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे हमारा ये है भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुर्तगाली व्यापारी हमारे देश से कौन सा सामान खरीद कर ले जाते थे? बच्चे उत्तर देंगे। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, पुर्तगाल की इजाज़त के बिना कोई दूसरा देश अपने जहाज हिंद महासागर के रास्ते क्यों नहीं ले जा सकता था? बच्चे स्पष्ट उत्तर देंगे। हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपने अधिकार कर लिया था। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी और मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। व्यापार के लिए धन, जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापारी कंपनी स्थापित की। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इन कंपनियों में कई लोगों की हिस्सेदारी शेयर होती थी। ठीक है, ये हमने स्पष्टीकरण दिया। उसके सामने हम अब ये 4 कॉलम बनाएंगे सेम, छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। छात्र प्रतिक्रिया में जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे, सूती, रेशमी कपड़े व मसाले। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का अस्पष्ट उत्तर तो वो लिखेंगे। स्पष्टीकरण के सामने हम लिखेंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे हम प्रश्नोत्तरी विधि और नीचे व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी हैं वो हम यहाँ पे, ठीक है, तो नाव की सहायता करते थे तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से। फिर आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में पढ़ाते टाइम जो लिखना है वो यहाँ लिखेंगे। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। अब हमारा आ जाएगा चौथा टीचिंग पॉइंट। तो चौथा टीचिंग पॉइंट है हमारा व्यापार में साम, दाम, दंड व भेद के तरीके। तो हमने यहाँ पहला क्वेश्चन बनाया है, बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन अंग्रेजी राजदूत सर्वप्रथम आया था? फिर हम लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, व्यापारियों ने बादशाहों को नवीन वस्तुएं क्यों भेंट की थी? उसके बाद हम यहाँ स्पष्टीकरण कथन देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को ना देने की छूट मुगल बादशाह जहांगीर से मांगी। इसके बदले में उन्होंने कुछ नवीन वस्तुओं की भेंट की। सर थॉमस रो
1615 ईस्वी में जहांगीर को दस्ताने तथा बग्घी भेंट की, जिससे जहांगीर प्रसन्न हुआ। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा व डुबाया जाएगा। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फैलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। ये हमारा स्पष्टीकरण कथन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सेम वैसे ही 4 कॉलम बनाएंगे। छात्र प्रतिक्रिया, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और शामफट कार्य। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ देंगे कैप्टन हॉकिंस, दूसरे में अस्पष्ट उत्तर, फिर यहाँ पे लिख देंगे सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, और स्पष्टीकरण के सामने व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री में हमने यहाँ पे क्या किया है, जहांगीर की फ़ोटो लगाई है, ठीक है, और यहाँ पे हमने नीचे वो बग्घी दिखाई है, जो भेंट की गई थी वो बग्घी यहाँ पे हमने दिखाई है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है शामपट कार्य। शामपट कार्य में लिखेंगे सर थॉमस रो ने 1615 में जहांगीर को दस्ताने व बग्घी भेंट की। उसके बाद आ जाएगा हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न जो भी हमारे 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं, उन्हीं से 4 बोधात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं। पहले टीचिंग पॉइंट से हमने लिया है भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापार करने आया। उसके बाद हमने दूसरे से लिया है भारत की खोज किसने की थी। तीसरा है व्यापार के लिए किन 3 साधनों का बहुत महत्व था। चौथा है सर थॉमस रो ने बादशाह जहांगीर को क्या उपहार दिया। फिर आ जाएगा हमारा शामपट कार्य। शामपट कार्य में हम ऐसे ही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, विषय, प्रकरण, टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे, राइट हैंड साइड में कक्षा, चक्र, अवधि। उसके बाद आ जाएगा हमारा जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर को हम इस तरीके से देते हैं। जैसे पहला है हमारा भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापार करने आया, तो हम यहाँ पे बताएंगे सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापार करने आए। उसके बाद भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उनका नाम। फिर आएगा व्यापार के लिए किन 3 साधनों का बहुत महत्व है, तो यहाँ लिखेंगे धन, जहाज और नाविक। उसके बाद सर थॉमस रो ने बादशाह जहांगीर को क्या उपहार दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे दस्ताने तथा बग्घी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर किए गए कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देते हुए निरीक्षण करेगी। उसके बाद आ जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जो भी हमारे 4 टीचिंग पॉइंट हैं, उन्हीं से ही 4 पुनरावृत्ति प्रश्न भी बनेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में हम देंगे पुराने व्यापारिक समुद्री मार्ग कौन कौन से थे, लिखकर लाना है। यहाँ पे हमारा होमवर्क देने के बाद एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको अगर इस वीडियो से आप अपना लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलेगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।